हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसी कैश ट्रांजैक्शंस जो कि इनकम टैक्स में या तो डिसअलाउ है या फिर रिस्ट्रिक्टेड है, जिसका हमें प्रॉपरली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ बिजनेसमैन के लिए बल्कि अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए भी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन जो है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, तो इसलिए वन बाय वन हम इसको प्रॉपरली टेक केयर करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन हम देखेंगे जो कि सेक्शन 269 एसटी में रिस्ट्रिक्ट करी गई है, जहां पे कहा गया है कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन 2 लाख से ऊपर 2 लाख और मोर कैश में नहीं ले सकता फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इन अ डे। एक दिन में 2 लाख से ऊपर जो है कैश में नहीं ले सकते। इसमें फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन इसमें 3 कैटेगरी हैं। एक तो पहली कैटेगरी ये है कि पर्टिकुलर एक दिन में एक पर्सन से जो है 2 लाख से ऊपर नहीं ले सकते। दूसरा है सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए जो है 2 लाख से ऊपर नहीं ले सकते। और तीसरा है फॉर अ सिंगल इवेंट और ओकेजन। तो 3 कैटेगरी हैं, इन तीनों में जो है 2 लाख की लिमिट है, तो 2 लाख से ऊपर तीनों कैटेगरी में हम नहीं ले सकते। इसको हम विद एन एग्जाम्पल समझेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में किस तरीके से डिसअलाउंस होते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं है, पोस्ट ऑफिस के केस में एप्लीकेबल नहीं है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। और सेकेंडली सेक्शन 269 एसएस की जो ट्रांजेक्शन है वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन यही वाला करेंगे 269 डबल एस, वहां पे हम देखेंगे कौन सी कैटेगरी जो है इसमें कवर अप होती है। जो थर्ड कैटेगरी में जो है गवर्नमेंट ने डाल दिया है अदर पर्सन और अदर क्लास ऑफ पर्सन। अगर गवर्नमेंट को फर्दर अगर कोई और क्लास ऑफ पर्सन को भी इंसर्ट करना पड़ेगा नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए, तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकती है। इसलिए अपने स्कोप को एनहांस करने के लिए एक कैटेगरी और इंसर्ट कर दी है। इस प्रोविजन का, इस सेक्शन का 269 एसटी का अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है, किसी ने जो है ले लिए 2 लाख से ज्यादा या 2 लाख या उससे ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर। पेनल्टी क्या होगी वो डिफाइंड है सेक्शन 271 डीए में, जो कि क्या कहा गया है, पेनल्टी होगी इक्वलेंट टू अमाउंट ऑफ रिसीव। जितना अमाउंट रिसीव किया होगा उतने की ही पेनल्टी लगेगी। मान लेते हैं कि 2.5 लाख रिसीव करे, तीनों में से कोई भी कैटेगरी हो, 2.5 लाख रिसीव करे तो 2.5 लाख की ही पेनल्टी लग गई अंडर सेक्शन 271 डी ए। अब इस ये तीनों ट्रांजेक्शन को हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो पहली इलस्ट्रेशन कहती है, सिंगल पर्सन वाली इलस्ट्रेशन लेते हैं, जहां पे हमने एक ही पर्सन से एक ही दिन में जो है अगर हमने 2 लाख से ऊपर ले लिए तो पेनल्टी जो है लेवी हो जाएगी 271 डीए की। जो जितना अमाउंट रिसीव किया पूरी की पूरी उतनी ही पेनल्टी लग जाएगी। एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर राम बाय ज्वेलरी फॉर हिज वाइफ वर्थ रुपीज 2 लाख एंड पे द अमाउंट टू ज्वेलर मिस्टर श्याम इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन अ सिंगल डे। यहाँ पे एक ही दिन में जो है राम ने 2 लाख की पेमेंट कर दी कैश में, सिंगल डे में करी है, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करी है। लेकिन जैसे कि जो प्रोविजन कहता है कि एक दिन में एक ही पर्सन से जो है 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 लाख या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उस केस में ये एप्लीकेबल हो गया। इसने एक ही पर्सन से जो है 2 लाख से ऊपर जो है रिसीव करे हैं इन ऑन अ सिंगल डे, तो इस पे जो है सेक्शन 269 जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, 269 एसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 271 डी ए की। सेकेंड ट्रांजेक्शन समझते हैं, जहां पे जो कि कैश रिसीव्ड ऑफ 2 लाख और मोर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो सिंगल डे में नहीं हुआ, वहां पे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में अलग अलग डेज में रिसीव हुआ है, लेकिन वो बिलोंग करता है एक सिंगल ट्रांजेक्शन से। सपोज करते हैं एक बिल, पर्टिकुलर बिल है 5 लाख रुपए का, उसकी अलग अलग जो उसकी जो पेमेंट हुई अलग अलग दिन में हुई, लेकिन वो 2 लाख से ऊपर उसमें कैश पेमेंट हुई, तो वो सेकंड कैटेगरी में डिसअलाउ होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर राम हैज अ सर्जरी इन द हॉस्पिटल वर्थ 5 लाख, 5 लाख की सर्जरी का खर्चा है। मिस्टर राम हैज पेड ऑफ द बिल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 5 डिफरेंट डेट। मान लेते हैं 5 लाख का खर्चा है और 1-1 लाख रुपए उसने अलग अलग दिन में दिए। तो जैसे ही उसने एक लाख पहले दिया और अगली बार जब 1 लाख देगा, तो उस टाइम पे हमारा जो है सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा तो उस केस में जो है हॉस्पिटल के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, जो सी हमने देखा सेक्शन 271 डीए में उसकी पेनल्टी लग जाएगी। तो ये आता है सेकंड केस।
और हम देखते हैं अब थर्ड केस जहाँ पे सिंगल इवेंट की बात करता है, सिंगल इवेंट या ओकेशन, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ओकेशन के लिए जो है 2 लाख या उससे ज्यादा जो है रिसीव करेगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसे भी। मिस्टर राम एक्सेप्ट एन ऑर्डर ऑफ कैटरिंग एंड टेंट फॉर अ मैरिज इवेंट। मैरिज इवेंट के लिए कैटरिंग और टेंट दोनों का जो है ऑर्डर एक्सेप्ट किया है। ही एक्सेप्ट कैश ऑफ 1.5 लाख फॉर कैटरिंग एंड 1 लाख फॉर टेंट। जो है टोटल 2.5 लाख उसने रिसीव कर लिए। एक सिंगल इवेंट के लिए 2 लाख से ऊपर उसने कैश रिसीव कर लिया, तो जो है थर्ड वाला प्रोवाइजो जो है थर्ड वाले जो ट्रांजेक्शन है वो इफेक्ट में आ जाएगी और जो है पेनल्टी लग जाएगी। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज 271 जितना अमाउंट हमने रिसीव किया टोटली उतनी ही इनकम टैक्स के अंदर पेनल्टी लग जाएगी। अब हम सेकंड केस देखते हैं, सेकंड कैश ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि इनकम टैक्स में अलाउ नहीं है। 269 प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टिंग ऑफ कैश लोन और डिपॉजिट। कैश में लोन ले भी नहीं सकते ना डिपॉजिट ले सकते हैं, वो भी प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे लिमिट क्या है, यहाँ पे लिमिट जो है 20,000 और मोर की लिमिट है। यहाँ पे जो है 20,000 और मोर 20,000 या उससे ऊपर का हम कैश में जो अमाउंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना हम ले सकते हैं। और हम देखेंगे अगले उसमें ना ही हम जो है 20,000 से ऊपर अमाउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे 20,000 की लिमिट हमें बेसिकली लोन और डिपॉजिट के केस में ध्यान रखनी है कि 269 जो है इफेक्ट में आ जाएगा अगर हमने जो है इसका कॉन्ट्रवेंशन किया। और इसके कॉन्ट्रवेंशन में पेनल्टी क्या है, 100% ऑफ द लोन अमाउंट। जैसे कि हमने ऊपर वाले सेक्शन में देखी 269 ST में, जहाँ वहां पे जो पेनल्टी थी इक्वलेंट टू अमाउंट रिसीव्ड, सेम ही यहाँ पे भी पेनल्टी का अमाउंट भी सेम है यहाँ पे, कि जितने की अमाउंट ऑफ लोन होगा या डिपॉजिट होगा उतनी ही पेनल्टी लग जाएगी। अगला सेक्शन आता है 269T जो कि प्रोहिबिट करता है लोन और डिपॉजिट इन कैश, जहाँ पे रीपे कर रहे हैं, यहाँ पे लोन ले नहीं रहे, यहाँ पे लोग लोन हम रीपे कर रहे हैं। तो रीपे करने का अमाउंट 20,000 से ऊपर है तो वहां पे चाहे वो और वो अमाउंट में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसमें हम जो रीपे अमाउंट देखेंगे वो विद इंटरेस्ट देखेंगे। तो ऐसे केस में भी अलाउड नहीं है। अगर अदरवाइज इसका कॉन्ट्रवेंशन होगा तो 100% ऑफ द लोन जो है वो पेनल्टी लग जाएगी उतनी। चौथा केस हम देखते हैं जो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 कवर करता है, पेमेंट एक्सीडिंग सर्टेन सम मेड। यहाँ पे लिमिट जो थी पहले असेसमेंट ईयर 18-19 से पहले 20,000 रुपए की लिमिट थी, जो कि घटा के अब कर दी है 10,000 रुपए की लिमिट। 10,000 से ऊपर जो भी पेमेंट करेंगे, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कैश में, तो कि वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। और यही जो है ट्रांसपोर्टर के केस में जो लिमिट है 35,000 रुपए की लिमिट है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में 10,000 की लिमिट है। इफ द अमाउंट इज पेड थ्रू अकाउंट पे चेक, अगर इन अकाउंट पे मोड से अगर इन पेमेंट इस मोड से पेमेंट आती है तो वहां पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे टोटली अलाउड होगा वो खर्चा। इससे रिलेटेड ही अगला सेक्शन आता है सेक्शन 48 3A। 3A कहता है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर जिसको जिसको हम क्लेम कर चुके हैं लास्ट ईयर में, उसकी पेमेंट जो है करंट ईयर में हुई है, और अगर करंट ईयर में उसकी पेमेंट जो है वो 10,000 से एक्सीड कर जाती है तो वो करंट ईयर में जो है खर्चा वो डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ पे यही लिखा है इफ ड्यूरिंग द करंट ईयर पेमेंट इज मेड एक्सीडिंग 10,000, तो वहां पे भी वो खर्चा भी डिसअलाउ हो जाएगा। इन दो सेक्शंस में जो है पेनल्टी लेवी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे खर्चा जो है, जो एक्सपेंडिचर हम बिजनेस में क्लेम कर रहे थे वो जो है डिसअलाउ हो जाएगा। जो हमने पहले जो 3 सेक्शन देखे उनमें क्या था कि पेनल्टी लेवी हो रही थी। अब हम 6 सेक्शन देखते हैं। 6 और 7 जो है वो डोनेशन से रिलेटेड है। सेक्शन जी की जो डोनेशन है, अगर 10,000 से ऊपर की हम डोनेशन कैश में देते हैं तो वो है अगेंस्ट अगेंस्ट लॉ है, तो वो भी डिसअलाउ होती है। तो उसमें भी जो है हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर हम 80GGB या 80GGC जो कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन होती है, चाहे वो कंपनी के थ्रू हो चाहे वो इंडिविजुअल के थ्रू हो, तो उसके लिए अलग अलग सेक्शन है 80GGB और 80GGC। तो ऐसे केस में भी अगर हमने कोई भी अमाउंट जो है कैश में पे किया तो वो अलाउड नहीं होता, कैश शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर हम अगली डिडक्शन की बात करें तो 80D जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात होती है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है, तो वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर हमने कैश में पे किया है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पे होता है कैश में, उसकी भी डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 43 में।
43 में अमाउंट पेड इन कैश इग्नोर फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यहाँ पे जो अमाउंट अगर हमने जो कैपिटल एसेट लिया है उसकी पेमेंट अगर हमने कैश में कर दी तो उस केस में भी अगर वो पेमेंट जो है एक्सीडिंग 10,000 रुपीज है तो वो जो है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसमें हम डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट लास्ट जो कैश ट्रांजेक्शन है वो है disallows of depreciation under section 32 and capital expenditure under section 35 AD। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 10,000 रुपए की लिमिट है। यहाँ पे भी सेम जो है, अगर पेमेंट करी है अगर 10,000 रुपए से ऊपर की कैश में तो यहाँ पे 35 AD की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ 10 ट्रांजेक्शन है जो कि हमें बहुत ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कोई भी ट्रांजेक्शन करते हुए, क्योंकि इसमें जो है पेनल्टी लेवी हो सकती है या फिर वो एक्सपेंडिचर जो है अलाउ डिसअलाउ हो सकता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ये और रेलेवेंट भी काफ़ी है क्योंकि ये इवन सिर्फ बिजनेस एसएससी के लिए नहीं बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल है। और डे टू डे रूटीन में ये ट्रांजेक्शन कई बार स्किप हो जाती है जिससे कि पेनल्टी लेवी हो सकती है। तो बेटर है ये आप औरों को भी सर्कुलेट कीजिए ताकि औरों को भी इनके बारे में जानकारी मिले और किसी को भी पेनल्टी और इंटरेस्ट ये सब पेनल्टी या जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो सब लेवी ना हो, क्योंकि अपना यही है लक्ष्य, ना लगे पेनल्टी, ना लेट फी और ना ही इंटरेस्ट। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।